Hi friends, welcome back to Career Goals. I hope all are good. Let's start the today class. Guys, अभी का जो सेशन चल रहा है वो चल रहा है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का करंट अफेयर्स. ओके, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट. ओके, दोनों का चल रहा है. तो जनवरी का मंथ का आपका भी करंट अफेयर्स चल रहा है जिसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी का मोस्ट प्रोबेबली कंप्लीट है. एंड देन अभी जो थोड़ा बहुत बचा है वो बचा है इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट का. क्लियर? आई थिंक इससे पहले के जितनी भी क्लासेस गई हैं अप्रॉक्सीमेटली 6 to 7 क्लासेस गई हैं किस चीज़ से रिलेटेड, करंट अफेयर से रिलेटेड. तो आप लोगों को वो सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे. कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप कर दीजिएगा. ओके, एंड लेट्स स्टार्ट द क्लास. ओके, सेकंड जो एक इशू आया था जो न्यूज़ में बहुत ज़्यादा उस टाइम पे था, जनवरी के मंथ में जो न्यूज़ में सबसे ज़्यादा चीज़ थी किससे रिलेटेड, इकोलॉजी और इन्वायरमेंट से रिलेटेड, वो था कैफ 2 रेगुलेशन एंड बी एस फिफ्थ स्टेज सेकेंड नो. मतलब क्यों आया ये इंडस्ट्री में, ये एक ऑटो इंडस्ट्री है. ऑटो इंडस्ट्रीज रिक्वेस्टेड द गवर्नमेंट, ऑटो इंडस्ट्री ने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट किया टू डिफर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी रेगुलेशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म दिया गया CAFE 2. एंड BS4 स्टेज सेकेंड नोम जो था वो कब अप्रैल में आएगा 2024, गिवन द इम्पैक्ट ऑफ द लॉकडाउन मेजर्स. एज ऑफ नाउ जो कैफ 2 नोम है एंड BS4 स्टेज 2 नोम जो है इस आर सेट टू कम इन इफेक्ट इन 2022 एंड अप्रैल 2023 रेस्पेक्टिवली. क्लियर? ऑटो इंडस्ट्री ने रिक्वेस्ट किया था एक कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी रेगुलेशन के लिए और BS4 स्टेज सेकंड नोम्स के लिए, जो आपको अप्रैल 2024 में मिलेगा. जो भी इम्पैक्ट आए लॉकडाउन के मेजर्स की वजह से उसके कारण था. और जो CAFE मतलब कॉर्पोरेट और एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी नोम्स जो हैं या BS4 स्टेज सेकंड नोम जो है वो सेट है एंड कम इनटू द इफेक्ट, और वो सब कुछ सेट है. और कब उसका इफेक्ट होगा, 2022 एंड अप्रैल 2023 में रिस्पेक्टिवली, इन ईयर्स के अराउंड शो. मेन की पॉइंट्स क्या है, मेन चीज़ें क्या है कि जो कॉर्पोरेट एवरेज एफिशिएंसी फूल है जिसको हम कैफे 2 रेगुलेशन बोलते हैं, उसका क्या मतलब है, उसमें क्या वर्क है. कैफे और एक कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी इकोनॉमिकल रेगुलेशन आर in the force in many advanced as well as a developing nation including India. Okay, इकोनॉमिकल जितने भी रेगुलेशंस हैं किससे रिलेटेड, फोर्स से रिलेटेड, दैट्स ऑल. द एम एट ए लोअरिंग फ्यूल कंजप्शन और इम्प्रूविंग फ्यूल एफिशिएंसी. एक तो फ्यूल का कंजप्शन कम हो, मेन एम ये है. दूसरा एम ये है कि फ्यूल की जो एफिशिएंसी है वो इम्प्रूव की जाए, किसके लिए, व्हीकल्स के लिए, जिससे क्या कम प्रोड्यूस हो, क्या सॉरी कम बाहर इन्वायरमेंट में जाए, जिससे CO2 जो है वो कम जाए, जिससे और जितने भी प्रॉब्लम्स होती हैं उसके रिगार्डिंग, मतलब फ्यूल जो गाड़ी से निकलता है उसके बाद जितनी भी प्रॉब्लम्स ह्यूमन बींग्स को या एटमॉस्फेयर को फेस करनी पड़ती हैं वो थोड़ी कम हो. द ट्विन पर्पस ऑफ द रिड्यूसिंग डिपेंडेंस ऑन द ऑयल फॉर द फ्यूल एंड कंट्रोल द पॉल्यूशन. क्लियर? Next is a corporate average refers to sale value weighted averages for every auto manufacturer. जो आइडिया है कैफे इज टू पुश द मैन्युफैक्चर कि वो अचीव कर सकें अपनी फ्यूल एफिशिएंसी टारगेट को, कैसे भी प्रोड्यूस करके सेल करके मोर एफिशिएंट मॉडल्स को एंड इंक्लूडिंग द इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स. नेक्स्ट इज लॉन्च इंडिया में होना है, कैसे हुआ, कब हुआ. जो कैफे है मतलब CAFE कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी जो है वो फर्स्टली नोटिफाइड किया था 2017 में. किसके थ्रू, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने, अंडर एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 में. ये रेगुलेशन जो था विद द फ्यूल कंजप्शन स्टैंडर्ड ऑफ द 2015, जिसका एम था
इंक्रीज द फुल एफिशिएंट, इसका एम क्या था कि एफिशिएंसी की, फ्यूल की जो एफिशिएंसी है उसको इंक्रीज करना ऑफ द व्हीकल्स रोड बाय द 35% बाय 2030। बहुत लंबी सोच है भी है। जो मिनिस्ट्री है रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे की, मतलब जो हाईवेज की मिनिस्ट्रीज हैं, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में MORTH बोलते हैं, इज ए नोडल एजेंसी जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि मॉनिटरिंग करें, रिपोर्ट दें, समरी दें आपके एनुअली कितना फ्यूल कंजप्शन हो रहा है, किसके थ्रू, ऑटोमोबाइल्स मैन्युफैक्चर एट द एंड ऑफ द फिजिकल एरिया। The regulation was introduced in last two target phase. कार्बन डाइऑक्साइड का जो इमर्शन है वो उसका टारगेट है 130 ग्राम पर किलोमीटर बाय द 2022-2023, एंड जो 113 ग्राम पर किलोमीटर है वो 2022 एंड 2023 से ऑनवर्ड में आएगा। क्लियर। नेक्स्ट, जो भी नॉर्म्स एप्लीकेबल किए गए थे पेट्रोल के लिए, डीजल के लिए, एलपीजी के लिए या सीएनजी के लिए या पैसेंजर व्हीकल्स के लिए, ठीक है, ये सारे नॉर्म्स जितने भी एप्लीकेबल किए गए थे वो इन सब चीज़ें के लिए किए थे, पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, सीएनजी और पैसेंजर व्हीकल्स। क्लियर। आई थिंक जो कैफ टू रेगुलेशन है एंड BS4 स्टेज इन सेकंड नोम्स है वो आपको क्लियर हो गया होगा न्यूज़ में किस लिए आया। फर्स्टली इसके न्यूज़ में आने का मतलब एक ही था कि फ्यूल की एफिशिएंसी को सही करना, उसकी एफिशिएंसी को अच्छा करना, फ्यूल की क्वालिटी को वो इंक्रीज करना, और जो है जो भी फ्यूल है, मतलब जिस भी टाइप का फ्यूल है आपका, उसकी एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाए, कंजप्शन कम हो जाए, जिससे कम कंजप्शन होगा तो जितना कम कंजप्शन होगा उतना ही ज़्यादा जो है ह्यूमन बींग्स की लाइफ के लिए, उनकी स्टेजेस के लिए एंड देन पॉल्यूशन के लिए, इन्वायरमेंट के लिए अच्छा रहेगा। तो ये रेगुलेशन जो था या ये जो एक चीज़ लेकर आए तो वो इसलिए आई थी, और इसमें मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे का बस यही वर्क है कि उन्हें मॉनिटर करना है और रिपोर्ट सबमिट करनी है, अपनी एनुअली फ्यूल कंजप्शन की जो रिपोर्ट है वो सबमिट करनी होती है। दैट्स इट। क्लियर। अब BS4 स्टेज इन सेकेंड नोम्स में क्या है, भारत स्टेज बोलते हैं BS को, ठीक है, BS मीन्स भारत स्टेज। इमिशन स्टैंडर्ड आर लेट डाउन बाय द गवर्नमेंट टू रेगुलेट द आउटपुट ऑफ एयर पॉल्यूटेंट फ्रॉम इंटरनल कंबशन इंजन एंड स्पार्क engine equipment during the motor vehicles. These standards are target at making the improvement in three areas: emission control करना, fossil fuel efficiency and engine design. जो सेंट्रल गवर्नमेंट है हैज बीन mandated the vehicle makers must manufacture and sell registers only the BS4 BS-S6 vehicles from the 1 April to the 2020। सल्फर कंटेंट जो होता है फ्यूल के अंदर वो मेजर कॉज है फॉर हर टाइप के कंसर्न के लिए वो एक मेजर कॉज है, क्योंकि जो BS4 फ्यूल्स हैं उनके अंदर सल्फर कंटेंट जो होता है अगर वो कम होता है देन द BS6 के कंपैरिजन में BS4 के अंदर का जो फ्यूल है उसके अंदर सल्फर कंटेंट जो होता है कम होता है, वो रिड्यूस कर देता है 10 mg/kg मैक्सिमम इन BS4 एंड 50 mg/kg under BS6। Some of the measures to be introduced from the 2023, कुछ measures जो हैं वो introduce किए जाएंगे 2023 में या उसके onward, including deciding the confirmative factor for in the service complimences, market surveillance करना, independent verification testing करना of in use vehicles के लिए by regulating authorities, adoption of more significant driving cycles for the emission testing, public disclosure of the emission data by the manufacturer and the publicly accessible website, and on the board is a fuel consumption meter along others। ये थी आपकी सारा जितनी भी थ्योरी थी, ये पूरी थ्योरी रिलेटेड थी फॉर योर फ्यूल का कंजप्शन कम करना है, फ्यूल की एफिशिएंसी बढ़ानी है, जिससे जो है जो इफेक्ट है वो इन्वायरमेंट को ज़्यादा ना पड़े। अब सबने कैफे हो या रोड मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे हो, सबने अपने अपने रेगुलेशन, सब एजेंसीज ने अपनी अपनी चीज़ें जो हैं वो पास कर रखी हैं जिससे उनका काम हो सकता है,
ठीक है, और जो चीज होनी है वो कैसे होनी है, क्या होनी है, वो हम लोगों पे डिपेंड करता है। चीजें टारगेटेड है कि किन 3 चीज एरियाज को हमें इम्प्रूव करना है, किसको इम्प्रूवमेंट पे डालना है। लाइक इम्प्रूवमेंट पे जाएगा फ्यूल एफिशिएंसी, इंजन की डिजाइन बनाना, फ्यूल की एफिशिएंसी देखना और इमिशन का कंट्रोल करना। 3 मेन चीज हैं जिस पे जो है सबसे ज्यादा टारगेट डाला गया है, जिससे इम्प्रूवमेंट हो रहा है इन 3 चीजों पे, जिससे बहुत सारी चीजों में आपके इम्प्रूवमेंट शो होगा। अब आते हैं एडवाइजरी फॉर द मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कंसेंट। न्यूज में क्या हुआ, न्यूज में क्यों आया, न्यूज में ये ऐसा क्या है जो ये न्यूज में आया है। रिसेंटली क्या है, द स्टैंडिंग कमेटी ऑफ द नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ in the 60th meeting has approved the advisory for the management of human wildlife country in this country। हमारी कंट्री के अंदर एक 60 मीटिंग में ये अप्रूव करा गया है कि जो हमारी स्टैंडिंग कम्युनिटी ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ है, उन्होंने 60 मीटिंग में प्रूव किया गया कि हमारी कंट्री के अंदर एडवर्सरी ऑफ मैनेजमेंट एंड ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट बनेगा। इस मीटिंग में यह अप्रूवल किस लिए मिला, क्यों दिया गया। इन द मीटिंग अप्रूवल हैज गिवन फॉर इंक्लूडिंग द कैकॉल ए मीडियम साइज्ड वाइल्ड कार्ड। एक मीडियम साइज की वाइल्ड कार्ड थी इनटू द लिस्ट ऑफ द क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज। क्या है ये, क्रिटिकली endangered species है, for taking up conservation effects with a financial support under the centrally sponsored scheme integrated development of wildlife habitat। ये क्यों स्टार्ट हुआ, इसका अप्रूवल क्यों मिला, क्योंकि एक मीडियम साइज की वाइल्ड कैट जिसको बोलते हैं, वाइल्ड कैट जो थी वो लिस्ट की गई किसके लिए, क्रिटिकल एंडेंजर्ड स्पीशीज में वो लिस्ट करी गई ऑफ टेकिंग द कंजर्वेशन effect with a financial support under certainly sponsored scheme integrated development of wildlife and habitat। की पॉइंट क्या है, द एडवर्सरी जो है द एम्पावर ग्राम पंचायत। तो मेन तो भाई इन सब चीजों में पंचायत का रोल ज्यादा होता है। तो जो ग्राम पंचायत था उसने क्या अप्रूव किया गया या इन्होंने क्या बोला, तो उन्होंने बोला कि डीलिंग विद द प्रॉब्लमेटिक वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड एनिमल, जो भी प्रॉब्लम हो रही है हमें किससे, जंगली जानवरों से, एज पर द वाइल्ड लाइफ एक्ट इन 1972 का प्रोवाइड कराइए इंश्योरेंस यूटिलाइजिंग एड ऑन करेज अंडर द प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना फॉर द क्रॉप against the crop damage due to the HWC। And what is the meaning is a HWC? HWC is a human wildlife conflict। ठीक है, तो इंश्योरेंस प्रोवाइड कीजिए क्योंकि जो एक योजना बनाई थी प्रधानमंत्री के द्वारा, जो एक योजना बनाई गई थी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जो क्रॉप्स के लिए बनी थी, अगर उसमें कुछ डैमेज होता है तो उसको कौन कवर करेगा, उसका कवरेज हमें कौन देगा, वो देगा हमें HWC। It also this augmenting fodder and the water sources within the forest area। अब ह्यूमन वाइल्ड लाइफ और एनिमल कॉन्फ्लिक्ट क्या है, अबाउट इट रिफर्स टू द इंट्रैक्शन होता है किस किस के बीच में, जंगली जानवर और इंसानों के बीच में, जो आपको क्या रिजल्ट मिलता है, एक नेगेटिव इम्पैक्ट मिलता है किसके ऊपर, पीपल्स के ऊपर, एनिमल्स के ऊपर, सोर्सेज रिसोर्सेज के ऊपर एंड हैबिटेट के ऊपर। कॉज क्या क्या है, अर्बनाइजेशन इन मॉडर्न टाइम में जो भी रैपिड अर्बनाइजेशन है या इंडस्ट्रियलाइजेशन है हैव लेड टू द डाइवर्स ऑफ द फॉरेस्ट। जो ये कैट की बात करी थी मैंने अभी आपसे, ठीक है, एक जंगली बिल्ली थी जो रेयर स्पीशीज है इंडिया के अंदर, जो क्या है एक बहुत रेयर स्पीशीज है इंडिया के अंदर। दे आर स्लेडर मीडियम साइज कैट होती है, मतलब इसका हाइट जो है वो एक मीडियम साइज कैट होती है विद ए लॉन्ग पावरफुल लैग। इसके बहुत पावरफुल लंबे पावरफुल पैर होते हैं एंड स्टफ्ड ईयर्स होते हैं, ठीक है। जो जो उसके ब्लैक ईयर्स होते हैं ऑफ दिस कैट आर वन ऑफ इट्स मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड फीचर। बहुत शाय होती है ना, और बहुत डिफिकल्टली आप उसको सब स्पॉट कर सकते हो एक वाइल्ड लाइफ के अंदर। हैबिटेट क्या है उसका, in India, presence of these cat has been reported only from the 3 stages
3 स्टेट्स में ही मिली है अभी तक, 3 ही स्टेट में मिली है, वो है एमपी, गुजरात एंड राजस्थान। एमपी, गुजरात और राजस्थान के में ही ये तीन ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे ये वाइल्ड कैट आपको अभी तक मिली है। तो एमपी में इट इज लोकेटेड एट द शिया घोष, एंड गुजरात में इसको बोलते हैं ब्लैक बक, विच मीन्स इज ए किलर ऑफ द ब्लैक बक। और राजस्थान इज ऑल्सो नोन एज जंगली बिल्लो और ए वाइल्ड कैट। थ्रेड्स क्या है, जो ये कैट है, जो वाइल्ड कैट है, आर मोस्टली किल्ड फ्रॉम द लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन, हाउएवर इन द सम एरियाज ऑफ द वर्ल्ड इट इज हंटेड फॉर इट्स मीट एंड द फ्लैश। कंजर्वेशन स्टेट क्या है, IUC एंड रेड लिस्ट में आ चुकी है, ठीक है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट भी आ गया था 1972 में, एंड सिटीज में अपेंडिक्स फॉर्स भी क्लियर। तो ये चीज क्लियर हो गई कि वाइल्ड लाइफ, एनिमल वाइल्ड लाइफ क्या है, और जो मेन प्रॉब्लम आया था जिसकी वजह से ये चीज बनी थी, ठीक है, जिसकी वजह से ये रूल्स रेगुलेशंस बने, जिसकी वजह से जो है ये स्कीम स्टार्ट करी गई, वाइल्ड लाइफ हैबिटेट की पूरी स्कीम डाली गई, वो इसकी कैट की वजह से डाली गई थी, क्योंकि एक स्पेशल टाइप की स्पीशीज जो थी वो लिस्ट की गई और एंडेंजर्ड स्पीशीज थी। लिस्ट ऑफ ए क्रिटिकल एंडेंजर्ड स्पीशीज का एंटर हुआ, वो अंदर आई, जिसकी वजह से ये सारे फाइनेंस, जिसकी वजह से सारे स्कीम्स और ये सारी चीज़ें सपोर्ट में डाली गई, जिससे लोगों को प्रॉब्लम ना हो। और मेनली ये आपको कहाँ मिलती है, ये कैट जो है वो 3 जगह पे ही मिलेगी। फर्स्ट इज एमपी, सेकेंड इज ए गुजरात एंड थर्ड इज ए राजस्थान। क्लियर। ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, अभी हम आपको कुछ पढ़ा रहे थे लाइक ह्यूमन वाइल्ड लाइफ और वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट के बारे में, तो उसमें आएगा ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, द एक्सपोजर ऑफ रोड एंड द रेल नेटवर्क जो होता है, जो फॉरेस्ट के रेंज में आ रहा होता है, उसमें क्या होता है, रिजल्ट इज ए एनिमल गेट किल्ड और इंजर्ड इन द एक्सीडेंट ऑन द रोड और द रेलवे ट्रैक। कोई भी, फॉर एन एग्जाम्पल, कोई भी कहीं भी कोई फॉरेस्ट बना हुआ है किसके नियर बाय, किसी रोड के, किसी हाईवे के, या किसी रेलवे ट्रैक के आसपास, तो उससे क्या होता है, वो एनिमल्स जो होते हैं वो मर जाते हैं, या वो उनको कुछ ना कुछ चोट लग जाती है, बिकॉज वो अपना बाहर घूमने निकलते हैं और लोग जो होते हैं अपना चल रहे होते हैं, ट्रेन जा रही है, कोई कार चल रही है, तो वो उससे हिट करते हैं, उनकी डेथ हो जाती है, वो इंजर्ड हो जाते हैं, ठीक है। एक पॉपुलेशन ट्रांसपोर्ट भी है, सॉरी ट्रांसपोर्ट नेटवर्क भी है। सेकेंड इज ए पॉपुलेशन, जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, हैज टू लेट ए मैनी ह्यूमन सेटलमेंट कमिंग अप टू द नियर ऑफ द पेरिफेरी ऑफ द प्रोटेक्टेड एरियाज इन द फॉरेस्ट लैंड बाय द लोकल पीपल बाय द कल्टिवेशन एंड कलेक्शन ऑफ फूड एंड फोडर एक्सेट्रा, देयरफॉर इंक्रीज द प्रेशर ऑन लिमिटेड नेचुरल रिसोर्सेज इन द फॉरेस्ट। गाइस, जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज होती जा रही है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन डे पे डे इंक्रीज होती जा रही है, तो जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज होती जा रही है, तो वहाँ वो अपना सेटलमेंट कहाँ पे कर रहे हैं, जितना भी आपका प्रोटेक्टेड एरियाज है या जो भी पेरिफेरीज एरियाज हैं, ठीक है, जितना भी आसपास का इलाका है, जो जंगलों वाला इलाका है, उसको फॉरेस्ट को ख़त्म करके, कल्टीवेशन करके, या अपने फूड के कलेक्शन के लिए या किसी भी चीज़ के लिए वो उसी एरिया में रहते जा रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, इससे क्या हो रहा है, जो नेचुरल रिसोर्सेज है ना, उनका प्रेशर जो हो रहा है वो इंक्रीज हो रहा है ऑन द लिमिटेड नेचुरल रिसोर्सेज इन द फॉरेस्ट, और चीज़ें खत्म भी हो रही जा रही हैं। पहले के टाइम में जितने ज़्यादा फॉरेस्ट हुआ करते थे, मैं पहला भी इतना भी पहला नहीं बोलूँगी, मैं अभी आपसे 10 साल पहले की बात करके चलती हूँ। अगर 10 साल पहले इतने ज़्यादा फॉरेस्ट हुआ करते थे, अगर मैं बोलूँ इतने हुआ करते थे, ठीक है, तो लोग उस इतने एरिया में रह रहे होते थे, बचे हुए एरिया में। बट अब की पॉपुलेशन जैसे जैसे इंक्रीज होती जा रही है, लोगों की डिमांडें बढ़ती जा रही हैं। पहले लोग छोटे 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 झोपड़पट्टी में भी रह लेते थे, अब वैसा नहीं हो पाता है। तो अब क्या है, फॉरेस्ट का लेवल इतना हो चुका है, उसी वजह से जो हमारे पास पहले के टाइम पे जो टाइप्स ऑफ स्पीशीज थी, बहुत सारी टाइप ऑफ स्पीशीज थी, वो अब हमें नहीं देखने को मिलती है। गाइस, आज थोड़ा हाथ उठाने में प्रॉब्लम है, वैक्सीनेशन का सेकंड डोज करवाया तो बहुत दुख रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इज रिसेंट, क्या इनिशिएटिव्स आए, क्या डेवलपमेंट आए। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने किया राइट ऑफ द पैसेज ऑफ द एलिफेंट एंड द क्लोजर ऑफ द रिजॉर्ट इन द निगलेस एलिफेंट का एक रिजॉर्ट है, वहाँ पे उन्होंने हेल्ड किया एक स्ट्रेट ड्यूटी को जो प्रोटेक्ट करता है उन स्पीशीज की, लाइक एलिफेंट्स वगैरह को प्रोटेक्शन के लिए नीड होती है, जिससे वो कभी रोड साइड ना जाए, कभी ऐसी जगह ना चले जाए जिससे उनको कोई हार्म हो, ठीक है।
उड़ीसा की जो गवर्नमेंट है उन्होंने स्टार्ट किया अपना कास्टिंग सीड बॉल, जिसको हम बॉम्ब बोलते हैं, इंसर्ट डिफरेंट रिजर्व फॉरेस्ट एरिया टू अनरिच फूड स्टॉक फॉर द वाइल्ड एलिफेंट। ठीक है। उत्तराखंड गवर्नमेंट ने कैरी आउट किया बायो फेंसिंग बाय द ग्रोइंग वेरियस स्पीशीज ऑफ प्लांट इन द एरिया टू इन ऑर्डर टू रिड्यूस द एनिमल man and animal and prevent the wild animal for entering residence area and protect the agriculture crop and livestock in the area joining the forest। गवर्नमेंट उत्तराखंड गवर्नमेंट ने क्या किया, जो फेंसिंग लगाना स्टार्ट किया, क्योंकि उनके पास क्या थे, प्लांट्स की स्पीशीज ज्यादा थी। तो प्लांट्स की स्पीशीज को प्रोटेक्ट करने के लिए, कि जिससे वहां पे एनिमल्स और मैंस की एंट्री ना हो पाए, उसको बचाने के लिए उन्होंने फेंसिंग की। उन्होंने बचाया वाइल्ड एनिमल्स को, जिससे वो रेजिडेंस एरिया में एंटर ना कर सके, और उन्होंने अपनी एग्रीकल्चर क्रॉप जो थी उनको प्रोटेक्ट करने की ट्राई किया। 2018 में जो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट है हैज गिवन इट्स ए प्रिंसिपल अप्रूवल टू ब्रिंग ए मैन एंड एनिमल कॉन्फ्लिक्ट अंडर लिस्टेड डिजास्टर इन द स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड टू ensure the better coordination and relief during the such incident। In the Western Ghat of India, a new conservation initiative has utilized texting as a early warning system to prevent a human-elephant counter. Elephant tracking collar embedded with a CMS chip automatically detects nearby resistance and warning them of the recent elephant movement। क्लियर। तो जो वेस्टर्न घाट्स हैं इंडिया के, उन्होंने न्यू कंजर्वेशन इनिशिएट किया, उन्होंने वार्निंग लगानी स्टार्ट की, ये सब चीजें। सॉरी। स्टेट ऑफ द क्लाइमेटिकल रिपोर्ट जो 2020 की है, जिसको हम आईएमडी बोलते हैं, अकॉर्डिंग टू द इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट आईएमडी स्टेट ऑफ द क्लाइमेटिकल रिपोर्ट, द ईयर 2020 हैज द एट्थ वार्मेस्ट सिंस इंडिया स्टार्ट कीपिंग रिकॉर्ड इन 201 1901। सबसे ज्यादा गर्म साल था 2020। ठीक है। जो स्टेट ऑफ द क्लाइमेटिकल रिपोर्ट दी गई, लुक एट द टेम्परेचर एंड रेनफॉल ट्रेंड एनुअली। ये जो स्टेट, ये लोगों का क्या काम होता है कि एक तो टेम्परेचर को मेंटेन करना, टेम्परेचर का रिपोर्ट लेना, और रेनफॉल का जो भी ट्रेंड है उसको एनुअली रिपोर्ट आउट करना। जो एट्थ वार्मेस्ट ईयर था, मतलब 2020, उसका एवरेज टेम्परेचर क्या था ड्यूरिंग द ईयर, द एनुअल एवरेज टेम्परेचर इन द कंट्री हैज ए 0.29 डिग्री सेल्सियस above normal is a 29 year average from the 1981 to 2010। However, it was much lower than the 2016। ठीक है। 2016 में जो था वो 0.71 डिग्री सेल्सियस था, which means the warmest ever year the country has recorded since the 1901। ये टेम्परेचर ट्रेंड was reported dispute the cooling effect of La Nina, a global weather pattern that lived in the 2020 and linked to the subsequently below normal temperature in the winter। La Nina typically has a cooling effect of global temperature। क्या है? cooling effect है, but this is a now offset by the global warming due to the greenhouse gas emission। As a result, La Nina year now are the warmer than the year, बहुत ज़्यादा गर्म था in the past of the year। El Nino and La Nina are the extreme phase of this and the southern oscillation cycle। ENSO जो है वो periodical fluctuation हुआ in air surface temperature पे and air pressure of the overlinked atmosphere पे across the equatorial Pacific Ocean, and it is a major influence on weather and climatical pattern such as heavy rains होना, बाढ़ आना, तूफान आना। ठीक है। Warning influence is a global temperature list as a opposite effect।
कंपोजिशंस क्या है टू द ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर की इन इंडिया में 0.3 डिग्री राइज वॉज लेस देन द एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर राइज ऑफ द 1.2 डिग्री जो जनवरी टू अक्टूबर में रिकॉर्ड किया गया था वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट ने। वार्म ईयर कितना था, कौन कौन से थे जो एथ वार्म ईयर रिकॉर्ड किया गया था, वो 2016 में रिकॉर्ड किया गया था, 2009, 2017, 2010, 2015, 2018, 2019 और 2020 एंड द पास्ट डिकेडेड वो 2011 से 2020 जो है वो सबसे ज्यादा वार्मेस्ट रिकॉर्ड किया गया। द एक्सट्रीम वेदर इवेंट जो हुए, एक्सट्रीमली हैवी रेन आना, बारिश होना, मतलब बारिश होना, तूफान आना, ठंडी हवाएं चलना, थंडर स्टॉर्म होना, इसे सिग्निफिकेंट लॉस ऑफ ए लाइफ एंड प्रॉपर्टी। इससे क्या होता है, जितनी भी लोगों का जिंदगी है, जो प्रॉपर्टी है, उसका लॉस होता है। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट के हिसाब से प्रिपेयरिंग इंडिया फॉर एक्सट्रीम क्लाइमेटिकल इवेंट released by the Council on Energy, Environment and Water, over the 75% of the districts in India are the hotspot of the extreme climate environment. उत्तर प्रदेश और बिहार ने रिपोर्ट किया गया हाईएस्ट क्लॉजिलिटी ड्यू टू द ठंडी हवाओं की वजह से प्रॉब्लम होना, लाइटनिंग की वजह से एंड थंडर की वजह से लास्ट ईयर ये सारी प्रॉब्लम शो करी सबसे ज्यादा यूपी और बिहार ने। Data on the tropical storms globally, the Antarctic Ocean experienced one of the most active year with over the 13 optical storms originate here. जो अंटार्कटिकल ओशन से वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा एक्टिव रहा वो साल, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे जो है स्टॉर्म्स आए उस ईयर में। दो इंडियन ओशन रीजन जो है जैसे अरेबिक एशियन सी हुआ है, बे ऑफ बंगाल हुआ, टुगेदर रिपोर्टेड द 5 साइक्लोन्स हुए, ठीक है। और ऑफ दीज Gati and more formed over the Arabian Sea, while the remaining three cyclones formed over the Bay of Bengal. डेटा क्या था रेनफॉल का, जो एनुअल रेनफॉल है ओवर द कंट्री 2020 वाज द 109% ऑफ द लॉन्ग पीरियड एवरेज कैलकुलेटेड बाय द पीरियड ऑफ 1961 टू 2010। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट क्या है, वो स्टैब्लिश हुआ था 1875 में। ये एक एजेंसी है किसकी, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस की ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इट इज ए प्रिंसिपल एजेंसी जिसमें रिस्पॉन्सिबल हुए थे फॉर द मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन के लिए एंड वेदर फॉरकास्टिंग एंड सिमोलॉजिकल के लिए। गाइस यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हैं, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसको यहीं पे फिनिश करते हैं आज की क्लास को। एंड कल ये गाइस कल की क्लास इसलिए अपलोड नहीं हो पाई थी क्योंकि कल मैं वैक्सीनेशन के लिए चल गई थी, तो मेरे हाथ में भी बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, ठीक है। बट कोई नहीं, कल की क्लास पक्का रखेंगे। एंड आप अच्छे से रहिए, ध्यान रखिए, जिसने वैक्सीनेशन नहीं करवाया है करवा लीजिए। और प्लीज़ गाइज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ओके, बाय एंड टेक केयर गाइज। एंड आई थिंक आज की वीडियो में आपको थोड़ा ब्लैकिश सा लगेगा, वो थोड़ा लाइट का इशू है, बट मैंने ट्राई किया है, बट ये रिंग लाइट से भी इतना ज़्यादा अच्छी लाइट नहीं मिल रही है। ओके चलिए, एक बार और एक चीज़ मेरे को आपको बतानी थी, ये और कर लेते हैं। प्लीज़ लाइक, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके चलिए, तो जोक था। एक बार फाइनली मैं आपको बता दूं आज की क्लास में हमने क्या क्या कवर किया। कैफे टू रेगुलेशन एंड BS4 स्टेज इन नोम्स, ठीक है, ये कंप्लीट किए हैं हमने। उसके की पॉइंट क्यों वो आया, रेगुलेशन क्या थे, BS4 स्टेज नोम्स क्यों आया, रेगुलेशंस क्या थे, फिर ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट क्या है, क्यों आया, क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स एनिमल्स को फेस करनी पड़ती है और क्या क्या प्रॉब्लम ह्यूमंस को फेस करनी पड़ती है। और जो एक स्पेशल टाइप की कैट थी जिसके बारे में बहुत ज़्यादा बातें हुई थी उसके बारे में हमने डिस्कस किया। एंड 3 स्टेट्स की बात हो गई, 3 ही स्टेट्स में मिलती है, लाइक MP, गुजरात और राजस्थान, ठीक है। और फिर क्लाइमेटिकल रिपोर्ट, फिर हमने क्लाइमेटिकल रिपोर्ट पढ़ी कि सबसे ज़्यादा गर्मी कहाँ थी, बारिश जहाँ ज़्यादा हुई है, और मतलब जितने भी इश्यूज आए थे, लाइक बाढ़ आना और
तूफान आना, ठीक है, ये सारी चीज़ें किस किस जगह पे सबसे ज़्यादा हुई है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने जो है क्लास में डिस्कस करी। एंड एमबीडी की फुल फॉर्म आप सबको पता है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, वो डिपार्टमेंट जहाँ पे आपके टेम्परेचर, आपकी यहाँ आपके कंट्री में टेम्परेचर क्या है, बारिश कितनी पड़ रही है, कितना तूफान आ रहा है, क्या हो रहा है, उस सबको मेज़र करने का, कितनी गर्मी कितनी सर्दी, ये सब मेज़र करने का वर्क इन लोगों का होता है। तो वो सारी चीज़ें आप लोगों ने आज की क्लास में डिस्कस करी। आई होप आप लोगों को सब कुछ क्लियर होगा। एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियोज, वॉचिंग माई लेक्चर। थैंक यू सो मच, एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।